गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे की अपने जो 2-3 क्लासेज हो चुकी है, जितना करवाया गया आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कल अपने ने पढ़ा था अदिश क्षेत्र की प्रवणता, और अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता उसकी कई बार है ना डेफिनेशन भी पूछी जाती है, उसका पूरा डेरिवेशन भी आ जाता है, तो आप लोग उसको अच्छे से पिछले जो क्लास है उसको देख लेना। आज अपने पढ़ेंगे सदिश अभिवाह, या ये कह सकते हैं वेक्टर फ्लक्स। यानी वेक्टर फ्लक्स होता क्या है, अपने इसकी परिभाषा वो भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार जैसे छोटे जो ए सेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। सदिश अभिवाह है या विद्युत ये वेक्टर फ्लक्स आप किसको कहेंगे, परिभाषित कीजिए। तो देखो, इसको समझने के लिए अपने लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल कि मान लो कि कोई नदी है और नदी के अंदर यानी धरातल के ऊपर क्या हो रहा है, पानी बह रहा है। तो जो पानी बह रहा है उसके किसी बिंदु पृष्ठ के ऊपर मान लो कि कोई बिंदु है, उस बिंदु से यानी उस बिंदु को अपने ने नाम दे दिया। जैसे एग्जाम्पल ये ले ले, ये कोई नदी बह रही है, ये इस नदी के अंदर क्षैतिज धरातल के ऊपर पानी बह रहा है। पानी का जो वेग है वो किसके बराबर है, v वेक्टर के बराबर है। पानी मान लो अपने मान के चलते हैं प्लस x डायरेक्शन के अंदर ऐसे बह रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है वो कैसी राशि है, आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो इसके सदिश क्षेत्र का जो अपने ये कहें कि प्रति सेकंड यानी परिभाषा दें तो अपने ये कहेंगे कि भी इस नदी के पानी के जो प्रवाह के अंदर एक मान लो कि कोई फ्रेम रख दिया अपने ने, फ्रेम जैसे ये कोई फ्रेम है जो बीच में से कैसा हो, यानी ओपन है, ये यहाँ से ओपन है। तो ये फ्रेम जब इस पानी के प्रवाह के अंदर रखेंगे तो ये पानी इसमें से होकर के कितना गुजरेगा, ये कितनी बातों पर डिपेंड करेगा। यानी एक तो ये डिपेंड करेगा कि इसका एरिया कितना है, भी बड़ा, ठीक है। अपने पास देखो cos 0 1 होता है, तो फाई इक्वल टू यहाँ मैंने वैल्यू रख दी, तो फाई इक्वल टू क्या आ गया, ए बी के बराबर। जैसे सेकंड वाले केस के अंदर अपने ने क्या लिया कि देखो v वेक्टर है x एक्स में और a वेक्टर है वो y एक्स के अंदर है, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री के बराबर बन रहा है। तो अपने cos 90 इतना 0 हो जाएगा, तो निर्गत फ्लक्स यानी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इस फ्रेम में से होकर के कोई पानी नहीं गुजरेगा, इसमें से गुजरने वाली मात्रा है वो मैक्सिमम होगी, और ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर कि थीटा अपने ने कितना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, जैसे इसी को ये तो अपने ने एग्जाम्पल लिया किसी द्रव या पानी के प्रवाह का, अपने एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं भी ऐसा कोई सदिश क्षेत्र है जिसको अपने किसके द्वारा दिखा रहे हो, बल रेखाओं के द्वारा। बल रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे तो जैसे मान ले अपने पास से विद्युत क्षेत्र की बात करें, कोई प्लस क्यू चार्ज है, इससे बल रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो, यानी इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। विद्युत क्षेत्र को अपने ने किसके द्वारा लिखा, ई वेक्टर के द्वारा लिखा। यानी इस विद्युत क्षेत्र को बाउंड करने वाला कोई क्या है, मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ से निर्गत बल रेखाएं यानी बल रेखाएं जिसको अपने फ्लक्स बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का, जिसको डी फाई के द्वारा लिखा, ये किसके द्वारा लिखा जाएगा, ई डॉट डी ए, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे अपने ने यहाँ एग्जांपल लिया था ना, फाई बराबर ए डॉट यानी वी वेक्टर लिया है, यहाँ अपने पास वी वेक्टर यानी वेलोसिटी थी, वहां विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। यहाँ एरिया अपने ने ए वेक्टर माना, वहां अपने ने अल्पांश की बात की है, तो जैसे इसको क्या लिखा है, डी ए वेक्टर लिखा है। ऐसे ही अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र को बाउंड करने वाला क्या है, कोई एक बंद पृष्ठ है, और उस पूरे पृष्ठ से निर्गत
फ्लक्स का मान कितना होगा, ये अपने को जैसे निकालना है। तो अपने क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के अंदर कोई एक विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, इसके अंदर ये कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स के बराबर होगी। तो देखो अपने कैसे निकालेंगे भाई, ये पृष्ठ जो था इसको अपने ने बहुत सारे अल्पांशों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। यानी अल्पांशों में बांट लिया। किसी एक अल्पांश का क्षेत्रफल क्या कहें, डीए वेक्टर के बराबर है। तो देखो इस पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, इन सभी अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होगा। फिर अपने ये कहें कि अगर इस डीए का मान क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का मान बहुत कम हो, तो फिर समेशन साइन को अपने उसको इंटीग्रेशन में बदल देंगे। तो देखो एक बार अल्पांश के लिए लिखेंगे तो अपने ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर यानी कोई एक अल्पांश है जिसका एरिया किसके बराबर है, डीए के बराबर है। तो इस डीए अल्पांश से निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा वो डी फाई बराबर किसके, ई डॉट डीए वेक्टर के बराबर। अपने बात करें इस पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करें तो ऐसे ही अपने कहेंगे पहले पृष्ठ द्वारा, दूसरे पृष्ठ द्वारा, तीसरे द्वारा, चौथे द्वारा डॉट डॉट मान ले, एन भाग की अपने ने तो एन के द्वारा सबका अपने क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं। तो कुल निर्गत फ्लक्स का मान आ जाएगा, ऐसे लिख दे समेशन डी फाई, ये आ जाएगा समेशन यानी ई डॉट डी, ठीक है। फिर अपने पास ये जो समेशन साइन है वो किस में बदल जाएगा, समाकलन में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने डीए एरिया जो लिया है वो क्या है, अल्पांश है। अल्पांश हो तो अपने समेशन साइन को किस में बदल सकते हैं, समाकलन में बदल सकते हैं, जिससे अपने पास ये बन जाएगा फाई इक्वल टू यानी क्लोज, क्योंकि बंद पृष्ठ है इसलिए अपने इस प्रकार का एक सिंबल बनाएंगे। और पृष्ठ की बात करें तो सरफेस के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे और ये आ जाएगा डी फाई। ये भी समाकलन में बदल जाएगा यानी ये आ जाएगा ई डॉट डी ए क्लोज और सरफेस इंटीग्रेशन। तो अपने पास यानी किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का जो मान है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको अपने क्या बोलते हैं, पृष्ठ समाकलन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ एस लगाएंगे, कभी यहाँ पे सी लगाएंगे लाइन इंटीग्रेशन के लिए, कभी यहाँ पे वी लगाएंगे वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए। जैसे सरफेस के लिए अपने को दो बार, जैसे डी है तो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो अपने dx dy इसके लिए अपने एक ही बार इंटीग्रेशन का साइन लगा करके यहाँ एस लिख देते हैं। जैसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ dv आएगा तो उसमें dx dy dz तीनों होंगे, इसलिए तीन बार इंटीग्रेशन नहीं लगा करके अपने सीधे उसमें v लिख देते हैं। तो समझ जाते हैं एस वी और सी लिखा हुआ हो तो ये एस बता रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन को, v बताएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन को और c बताएगा लाइन इंटीग्रेशन को। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। ये अपने ने एक एग्जांपल लिया था कि भी सदिश अभिवाह में यानी फ्लक्स आप किसको कहेंगे, ये पानी वाला एग्जांपल लेकर के अपने चले थे। ऐसे ही अपने ने एक एग्जांपल ले लिया कि ऐसा कोई फील्ड ले लो जिसके अंदर यानी निर्गत फ्लक्स है वो बल रेखाओं के द्वारा दिखा रहे हो अपने, तो यानी विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है और इस चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है। अपने ने एग्जांपल किसका ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लिया, क्योंकि हमेशा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं वो किसके द्वारा, बल रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। नेक्स्ट हेडिंग है सदिश
क्षेत्र का डाइवर्जेंस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस अपने पढ़ेंगे। अपने पास कोई मान लो सदिश क्षेत्र यानी ए वेक्टर मान लेते हैं। इस सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के अंदर कोई एक आयतन अल्पांश है, ठीक है, ये कोई आयतन अल्पांश मान लिया। इस आयतन अल्पांश को बाउंड करने वाला एक कोई क्या है, बंद पृष्ठ है। तो यानी इस सदिश क्षेत्र ए का डाइवर्जेंस किसके बराबर होगा? अगर अपने ये बोले कि सदिश क्षेत्र में स्थित कोई भी आयतन अल्पांश और उस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला कोई भी बंद पृष्ठ और बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन निर्गत बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? यानी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगी। तो परिभाषा अगर आपने लिखें, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश यानी किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला यानी बाउंड करने वाला यानी क्या है, कोई बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह है या उसका फ्लक्स कहलाएगी। निर्गत फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। जैसे अपने ने लिया कोई सदिश क्षेत्र, फ्लक्स को आप कैसे लिखते हो? फ्लक्स को अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स यानी फाई बराबर ई डॉट डी ए। यहां आपने ने सदिश क्षेत्र ए वेक्टर माना है, तो ए वेक्टर डॉट डी क्लोज बंद पृष्ठ, ठीक है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की अगर अपने बात करें तो प्रति एकांक आयतन, तो अपने सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र यानी कि ए वेक्टर का डाइवर्जेंस को लिखोगे कैसे? डी आई वी और ए वेक्टर, ये बन गया सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो यानी ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर लिमिट डीवी टेंस टू क्या है 0, प्रति एकांक आयतन बोल रहे हैं तो 1/dv क्लोज यानी सरफेस इंटीग्रेशन। ये आ गया किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा। आपको फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है और आपको डेफिनेशन भी इसकी ध्यान में रखनी है। डीवी क्योंकि आयतन अल्पांश लिया है, उस पूरे बंद पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कोई एक आयतन अल्पांश है, उसके प्रति एकांक आयतन गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है वो उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के क्या होगी? बराबर होगी। तो आपको परिभाषा याद रखनी है और आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कई बार अपने लिखेंगे
कि अगर ये कोई सदिश क्षेत्र है तो इसका डाइवर्जेंस कैसे लिखोगे, तो आपको याद हो लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा a डॉट dA वेक्टर। इसके बाद अपने पढ़ेंगे, इसी का आगे है सदिश क्षेत्र की, यानी ये तो है सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो नेक्स्ट है सदिश क्षेत्र का, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, नेक्स्ट अपने ये पढ़ेंगे। देखो किसी सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस का फिजिकल अगर सिग्निफिकेंस अपने पढ़े हैं तो उसके अंदर अपने कह सकते हैं किसी वेक्टर के डाइवर्जेंस का मान क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तीनों ध्यान रखने आपको, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। नंबर 1 यानी धनात्मक। एग्जाम्पल अपने लें तो देखो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो कि अभी अपने कह रहे थे कि कोई धरातल है और धरातल के ऊपर पानी बह रहा है, अपने ने उसके ऊपर ये मान लिया कि कोई एक बिंदु मान लेते हैं पी बिंदु है, और द्रव क्या हो रहा है, उस पी बिंदु से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। भाई यहां मान के अपने ये चलेंगे कि उस पी बिंदु पर कोई एक द्रव का क्या रखा हुआ है, एक सोर्स रखा हुआ है, यानी पानी की मान लो पाइप है, और पाइप में अगर अपने ने एक छेद बना दिया, छेद बना देंगे तो पानी उसमें से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, यानी वो द्रव का एक क्या हो गया, सोर्स हो गया वहां से, और पानी क्या हो रहा है, उसमें से बाहर निकल रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल किसका ले सकते हो, आप एग्जाम्पल विद्युत क्षेत्र के पॉजिटिव चार्ज का ले सकते हो। जैसे विद्युत क्षेत्र में अगर अपने ये कहें प्लस क्यू अपने पास चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है तो इससे क्या निकलेगी, बल रेखाएं निकलेगी, बल रेखाएं, ये मान लो बल रेखाएं निकल रही है। बल रेखाएं किधर है, बाहर की तरफ है, यानी इस बिंदु, कोई बिंदु माना, उस बिंदु के ऊपर क्या है, यानी कोई एक पॉजिटिव चार्ज स्थित है, उस पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है, यानी बाहर की तरफ निकलेंगी तो विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर का यहां डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, वे डाइवर्जेंस ई वेक्टर ये होगा कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपने द्रव वाला भी ले रहे थे कि कोई पाइप है, पाइप में से पानी बह रहा है, उसमें अपने ने एक छेद बना दिया तो पानी उसमें से होकर के क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो वहां पानी का जो वेग है, उस पानी के वेग का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अपने उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस वी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट, यानी सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक, ऋणात्मक के अंदर अपने पानी वाले एग्जाम्पल की तो बात करें तो ये है कि मान लो कि कोई एक बिंदु P है और उस P बिंदु के ऊपर एक द्रव का क्या है, सिंक है। सिंक का मतलब पानी बाहर से आ रहा है और उसके अंदर आकर के समा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि द्रव के जो वेग का डाइवर्जेंस है वो कैसा है, ऋणात्मक है, यानी द्रव के वेग का डाइवर्जेंस कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव। जैसे एग्जांपल मैं और किसका ले सकती हूँ, ऋणात्मक वाली कंडीशन में ले सकती हूँ, नेगेटिव चार्ज रख दो। अभी अपने ने पॉजिटिव रखा, 20 बिंदु पे मान के चल रहे हैं, कोई एक चार्ज है और चार्ज कैसा है, ऋणात्मक। बल रेखाएं क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। जैसे द्रव वाले केस में अपने बात करें तो द्रव का क्या रखा है, कोई सिंक रखा हुआ है और पानी उसके अंदर आकर के समा रहा है, वैसे बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही है। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान यानी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ई वेक्टर यानी नेगेटिव होगा।
ठीक है। तीसरा मैंने लिखा था कि भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। भाई वही पानी की तो अगर अपने बात करें तो अपने ये कह सकते हैं कि ना तो उसके अंदर किसी बिंदु के ऊपर ना तो कोई द्रव का सोर्स रखा है और ना ही क्या रखा है, कोई सिंक रखा है। मतलब जितना पानी आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। और एग्जाम्पल अपने बल रेखाओं से ले तो अपने ये कह सकते हैं कि जितनी बल रेखाएं उससे में आ रही है उतनी ही बल रेखाएं उससे बाहर निकल रही है। जैसे ऐसा एग्जाम्पल किसका हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपको पता है जो बल रेखाएं होती है, यानी जीरो वाला एग्जाम्पल अपने ले रहे हैं, ठीक है, जीरो सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस, उसके अंदर जो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो क्या बनाती है, हमेशा बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र बनाती है तो जितनी बल रेखाएं उसके अंदर आएंगी उतनी ही बल रेखाएं उसमें से क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। तो अपने इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, इसका जो डाइवर्जेंस है यानी डाइवर्जेंस बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, शून्य। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो अपने ने क्या पढ़ा कि कोई भी सदिश क्षेत्र है उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर अपने देखें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में अपने ये कहेंगे कि सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस का मान धनात्मक, ऋणात्मक और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। धनात्मक बोले तो अपने क्या कहेंगे कि जैसे मान के चले कि कोई बिंदु है और उस बिंदु के ऊपर क्या रखा है, द्रव का कोई सोर्स रखा हुआ है और द्रव उसके अंदर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। एग्जाम्पल अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर पॉजिटिव चार्ज का ले सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, जैसे इसमें से। तो अपने कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, इस कंडीशन में धनात्मक है। पानी बाहर निकल रहा है, वहां क्या मान के चले, बिंदु के ऊपर द्रव का कोई सोर्स मान करके चले तो पानी के जो वेग का डाइवर्जेंस है वो कैसा है, धनात्मक है। दूसरा अपने ने ये कहा कि सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस का मान ऋणात्मक हो सकता है। ऋणात्मक वाली कंडीशन में देखेंगे तो ये कहेंगे कि उस बिंदु के ऊपर क्या रखा है, द्रव का कोई सिंक रखा है, मतलब द्रव बाहर से आ रहा है और उस सिंक के अंदर आकर के समा रहा है। ये बन जाएगा पानी के वेग का डाइवर्जेंस ऋणात्मक। तो अपने लिखेंगे डाइवर्जेंस वी वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव। अगर अपने एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस की ऋणात्मक की बात करें तो यहाँ चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज, जिससे बल रेखाएं क्या हो रही है, उसके अंदर की तरफ आते हुए ऐसे दिखाते हैं अपने। तो यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइवर्जेंस का मान कैसा, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं जीरो। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। शून्य में आपको एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसके अंदर भी द्रव की बात तो करो तो द्रव जितना उसके अंदर आए उतना ही उससे बाहर जाना चाहिए, और बल रेखाओं की बात करो तो जितनी उसके अंदर आ रही है उतनी ही उससे बाहर निकलनी चाहिए। तो जैसे अपने ये कह सकते हैं कि पानी के वेग का डाइवर्जेंस वहां शून्य होगा, जितना पानी उससे बाहर निकल रहा उतना ही उसके अंदर आ रहा हो। तो उस कंडीशन में पानी के जो वेग का डाइवर्जेंस है वो क्या बन जाएगा, यानी डाइवर्जेंस वी वेक्टर इक्वल टू जीरो या डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू जीरो। और या अपने चार्ज नहीं लेकर के अब किसकी बात करेंगे कि जितनी बल रेखाएं उसके अंदर आ रही है उतनी ही उस पृष्ठ से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। जैसे ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो बल रेखाएं हैं वो क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है, जितनी बल रेखाएं उसमें प्रवेश करे उतनी ही उससे बाहर निकल रही है। तो यानी यहां कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस का मान क्या है, वो जीरो है। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई सदिश क्षेत्र है तो वो सदिश क्षेत्र क्या कहलाता है, परिनालिकीय कहलाता है। यानी इसको क्या बोलेंगे, परिनालिकीय सदिश। जैसे बी वेक्टर है, अगर बी वेक्टर के डाइवर्जेंस का मान यदि इसके डाइवर्जेंस का मान शून्य हो
तो यह एक परिनालिकीय सदिश कहलाता है। आपको कंडीशन पता होनी चाहिए किसकी? परिनालिकीय सदिश की। परिनालिकीय सदिश कौन सा होगा? जिसके डाइवर्जेंस का मान क्या हो? शून्य हो। जैसे बी वेक्टर के डाइवर्जेंस का मान शून्य है तो डाइवर्जेंस यानी बी वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसा कोई एग्जाम के अंदर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, भी इसके अंदर क्या करेगा, कोई एग्जाम्पल दे देगा। एग्जाम्पल में ये लिख देगा कि कोई भी वेक्टर है और इस वेक्टर का मान आपके पास से इतना है। जैसे मैं बी वेक्टर से ही लिख दूं इसको, बी वेक्टर यानी 2x i कैप प्लस 2a y j कैप प्लस 5 यानी z k कैप। कोई ऐसे एग्जाम्पल लिया है मैंने, और अगर ये बोल दिया जाए कि ये कैसा है, परिनालिकीय सदिश है। परिनालिकीय अगर सदिश है तो आपसे ये पूछ लेगा परिनालिकीय सदिश है तो ज्ञात कीजिए किसका मान है, ज्ञात कीजिए किसका मान है, यानी स्मॉल a का मान ज्ञात करो, किसकी? a की वैल्यू। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, यानी डेल डॉट बी वेक्टर, और डेल की वैल्यू आपको पता है क्योंकि कल अपने ने पढ़ा था अदिश क्षेत्र की प्रवणता, और उसके अंदर मैंने बताई थी कि डेल इक्वल टू, और मैथ में भी आप पढ़ते हो, यानी डेल वेक्टर बराबर आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसको अगर सोल्व करें तो देखो अपने इसको ऐसे हल कर सकते हैं। जैसे बी वेक्टर का मान मैंने लिख लिया, परिनालिकीय अगर है, परिनालिकीय है तो कंडीशन आपको पता है कि क्या होगा, डेल डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 होगा। डेल की वैल्यू पुट कर दो, आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट बी, बी का मान रखिए 2x आई कैप 2a y जे कैप प्लस 5z के कैप, ये है इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, अपने को पता है क्योंकि परिनालिकीय है। डॉट प्रोडक्ट करो, पहले तो बीच में डॉट लगाया ना, डॉट डेल डॉट डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब डॉट डेल के साथ, यानी ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई डॉट आई, यानी साथ में आ जाएगा 2x प्लस जे डॉट जे 1 होगा तो ये आएगा डेल अपॉन डेल वाई और 2a y और प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा 5z इक्वल टू 0। आंशिक अवकलन करना है तो ये आएगा 2, ये हो जाएगा प्लस 2a y का 1 हो जाएगा प्लस z का 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया 5 इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा 5 और 2 7 हो गए, 2a प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू आ गया -7/2। यानी ये कोई एग्जाम्पल ये है, ऐसा आपको कोई भी एग्जाम्पल दे करके, कंडीशन आपको दे करके और आपसे ये पूछ सकता है, जरूरी नहीं है भी यहाँ वो a दे, यहाँ पे वो क्या दे सकता है, कोई k भी लिख सकता है, अपनी मर्जी से p भी लिख सकता है, और ये पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू आप ज्ञात कीजिए, यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है। आपको पता होना चाहिए कि परिनालिकीय जो सदिश होता है उसकी शर्त होती है डाइवर्जेंस, उसका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आपको समझ आ गया होगा, यानी सदिश अभिवाह है या वेक्टर फ्लक्स क्या होता है। दूसरा आपने ने पढ़ा किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान, यानी परिभाषा उसकी और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और फिर अपने ने ये पढ़ा कि सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, और इनके एग्जाम्पल आप ध्यान रखना,
तीसरा अपने ने ये जीरो वाला पढ़ा था कि सदिश क्षेत्र के जो डाइवर्जेंस का मान शून्य होगा, उसके अंदर आपको एक चीज और बताई गई है कि ऐसा कोई वेक्टर जिसके डाइवर्जेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है, वो कैसा वेक्टर कहलाता है, यानी प्रीनालिकीय वेक्टर कहलाएगा, वो प्रीनालिकीय सोलेनोइडल वेक्टर कहलाएगा। तो आपको ये शर्त आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है क्योंकि एक दो बार पहले भी पूछे गए प्रीनालिकीय सदिश दे करके, और उसने पूछ लिया कि इसके अंदर इस कांस्टेंट का मतलब या फिर ये वैल्यू, ये राशि है, पी है, के है, जो भी है, ए है, इसका मान आप ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।